हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे आरएएस आरपीएससी 2021 के इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। हम आज के इस वीडियो में एफआरबीएम एक्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यूनियन बजट को लेके उसके एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने जाना था कि जो डेफिसिट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो डेफिसिट्स हैं उनको भी हमने देखा, जिसमें हमने रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी और भी एक दो डेफिसिट्स को हमने रीड आउट किया था। इस वीडियो में हम एफआरबीएम एक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो कौन से हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म क्या है ये जानेंगे। एफआरबीएम एक्ट इनेक्ट क्यों किया गया, एफआरबीएम एक्ट को लाया क्यों गया ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे एफआरबीएम एक्ट है क्या। फिर ये भी देखेंगे कि एफआरबीएम किसके ऊपर है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एफआरबीएम एक्ट के, वो देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे एफआरबीएम एक्ट के प्रोविज़न। फिर जब एफआरबीएम एक्ट आया तो बेसिकली जो टारगेट हमें मिले थे 2008-19 तक, हमें जो 8-9 तक जो हमें कंप्लीट करने थे, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अचीव करने थे, वो क्या थे उनके बारे में देखेंगे। साथ ही में एफआरबीएम एक्ट में 2012 के अंदर जो अमेंडमेंट हुए उसके टारगेट में अमेंडमेंट हुआ, तो उन अमेंडमेंट में जो टारगेट हमें दिए गए वो क्या थे ये भी देखेंगे। 2015 में भी एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुए थे जिनका अचीवमेंट हमें 2018 तक को करना था, तो वो हमने अचीव किया या नहीं किया वो भी देखेंगे, और वो टारगेट क्या थे इनके बारे में बात करेंगे। इसी के बाद में एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए जो एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी उनके रिकमेंडेशन क्या थे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और लेटेस्ट एफआरबीएम एक्ट क्या चल रहा है, एफआरबीएम टारगेट क्या है वो भी हम आज देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो एस्केप क्लोज है वो है क्या और गवर्नमेंट उसे कब यूज़ कर सकती है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राइट। जो कि ये एक्ट है वो 2003 में आया था। अब बात कर लेते हैं एफआरबीएम इनेक्ट क्यों किया गया, एफआरबीएम एक्ट को लाया क्यों गया। देखो इंडिया के अंदर 1990 और 2000 के टाइम के अंदर जो बोरोइंग्स लेवल थे, जो उधारी के जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, ठीक है। और इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी उस टाइम पे, क्योंकि इसके पास जो हाई फिस्कल डेफिसिट था। हाई फिस्कल डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमने बात की थी, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट में माइनस कर दें, और उसमें से उसी के साथ हम जब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट को जब माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो जो निकल के आता है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट को इस साल इतना बोरो करना होगा, ठीक है। इसके बाद में रेवेन्यू डेफिसिट हाई था। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को लेस किया जाता है तो जो डेफिसिट निकल के आता है, जो कैलकुलेशन हम होके जो कैलकुलेशन आती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट को जो एफआरबीएम टारगेट है उसके अंदर एलिमिनेट करने के लिए कहा गया था। अब एलिमिनेट करना क्यों, मतलब एलिमिनेट ही क्यों करने को कहा, इसको रिड्यूस क्यों करने को नहीं कहा, क्योंकि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे करने होते हैं, राइट। डेली बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंस करने के लिए भी अगर उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब आपको रोटी खाने के लिए भी अगर उधार लेना पड़ रहा है तो आपको आपकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये गवर्नमेंट का मानना है। तो इसी वजह से रेवेन्यू, जब भी एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया गया तो रेवेन्यू डेफिसिट को हमेशा यही कोशिश की गई कि उसे एक टाइम के लिए पूरा तरह से ख़त्म कर दिया जाए, हमारी इकोनॉमी से एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके बाद में तीसरा जो रीज़न था वो था हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशो। हाई डेट टू जीडीपी रेशो क्या है, हाई डेट टू जीडीपी रेशो से आप समझेंगे कि देखो गवर्नमेंट के जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर नेशन, हमारी राष्ट्र की बाउंड्री के अंतर्गत जो भी गुड्स और सर्विस बनाए जाते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस होती है, उनकी जो वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं।
ठीक है। अब हाई डेट टू जीडीपी रेशो मतलब क्या हो गया? हाई डेट टू जीडीपी रेशो मतलब समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का बन रहा है, ठीक है। अब 100 रुपये का उस प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करने के लिए 90 रुपये तो हमें उधार लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो डेट रेशियो क्या हो गया? 9:1, ठीक है। तो मतलब हम 1 रुपया तो हमारी जेब से लगा रहे हैं और 9 रुपये हम किसी और से उधार ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये जो डेट रेशियो था बहुत ही ज़्यादा हाई था, तो इस वजह से भी FRBM एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी। 2003 तक, ठीक है, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स थी और जो रिजल्ट इन डेट थे वो बहुत ही ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसे ख़राब कर रहे थे। तो मच ऑफ बोरोइंग, अब सपोज कीजिए फिजिकल डेफिसिट, चलो हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, तो बोरोइंग्स को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कि प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए हम उस बोरोइंग्स को यूज़ करें, मतलब कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल को क्रिएट करने के लिए हम बोरोइंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक तरह से फ़ाइन है, वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो जो बोरो हम कर रहे थे, जो अमाउंट हम बोरो कर रहे थे, उसे हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर, मतलब हमारे पुराने कर्ज को चुकाने के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा था वो हम चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफ़ॉल्ट था उस टाइम पे, तो और उसे प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर हो गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस वाला काम हो गया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये जो एक्ट है वो लाना पड़ा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम पे सजेस्ट किया कि ये जो कंडीशन है, जो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि ये जो कंडीशन है वो सस्टेबल नहीं है, सस्टेबल मतलब ग्रोथ वाली नहीं है, इसलिए आपको इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ लीगल स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट ने भी ये चीज़ महसूस की और उन्होंने इसके लिए 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर FRBM एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की सोची, ठीक है। तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर यशवंत सिन्हा इन दिसंबर 2000। 2000 के अंदर इस एक्ट को, बिल को प्रेजेंट किया गया। मिस्टर यशवंत सिन्हा जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था और ये दिसंबर में प्रेजेंट किया गया था। लेकिन उस समय उस बिल के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिक थे। ड्रेस्टिक मतलब एकदम कठोर, हार्ड, जो कि फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। तो उसके बाद में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और इसका एक वाटर डाउन वर्जन मतलब एक सरल, एक इजी वर्जन जो कि इन फ्यूचर में फॉलो किए जा सकते हैं, मतलब जो प्रोविज़न ऐसे बनाए गए जो फॉलो इन फ्यूचर में अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2003 के अंदर ये जो एक्ट है वो पास कर दिया गया। FRBM जो रूल्स थे वो फोर्स में, मतलब इम्प्लीमेंट हुए, कब से लागू हुए? वो थे जुलाई 5, 2004, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि FRBM किस बारे में है, FRBM एक्ट में क्या है। मतलब FRBM एक्ट हमने बना दिया तो ये क्यों बनाया गया, क्या है? तो देखो, FRBM एक्ट इज ऑल अबाउट द मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। FRBM एक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो और इसके जो इंटेंशन थे FRBM एक्ट के, वो क्या थे? फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन मतलब आप क्या समझते हो? देखो, फिजिकल डिसिप्लिन मतलब एक ऐसी स्टेट, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर जो रेवेन्यू और गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अंदर एक आइडल बैलेंस हो, ठीक है, वो लाने की कोशिश की जाएगी FRBM एक्ट के तहत। इसके बाद में एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेप्ट। रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का और डेट का एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिव मैनेजमेंट होगा, उसे सोच समझ के खर्च किया जाएगा, या उस रेवेन्यू जहाँ से अर्न की जा रही है वो जो चार्जेस हम लगा रहे हैं वो भी हम सोच समझ के लगाएंगे। इसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा सके हम, उसके लिए FRBM एक्ट को बनाया गया। साथ ही में फिजिकल ऑपरेशन, गवर्नमेंट के फिजिकल ऑपरेशन के अंदर एक पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता मतलब उसकी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, इस वजह से भी फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। इसी के साथ में इसका जो एक और ऑब्जेक्टिव वो ये था कि बैलेंस बजट हो। बैलेंस बजट मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल हो,
ठीक है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे या ऑब्जेक्टिव थे एफआरबीएम एक्ट को लाने के। अब बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट प्रोविज़न के बारे में। एफआरबीएम एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न थे वो हम देख लेते हैं। देखो, एफआरबीएम रूल्स मैंडेट 4 फिस्कल इंडिकेटर। एफआरबीएम एक्ट के रूल्स के अंदर एफआरबीएम के अंदर 4 फिस्कल इंडिकेटर को रूल्स के फॉर्म में बनाया गया, जो कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। वो क्या है? देखो, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट हमारी जीडीपी का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये हमें एफआरबीएम एक्ट के प्रोविजन में लिखा गया था। इसी के साथ फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी का कितना परसेंटेज हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, ये इसमें दिया गया था। टैक्स रेवेन्यू, हमारी जीडीपी का कितना टैक्स रेवेन्यू, मतलब उसका परसेंट फॉर्म में टैक्स रेवेन्यू कितना परसेंट है, वो भी देखना था, इसका एक प्रोविज़न। इसी के साथ में टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हमारी जो अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को छोड़ के जो दूसरी लाइबिलिटीज़ है, वो जीडीपी का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये इसमें देखना था। एफआरबीएम एक्ट सेट द टारगेट ऑफ फॉर फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। एफआरबीएम एक्ट क्या करता है? फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के लिए टारगेट सेट करता है, ठीक है। और इसके तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कहती है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी ये जो मोटिव है वो एफआरबीएम एक्ट के थ्रू ही किया जाता है। अब देखो, एफआरबीएम एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एफआरबीएम एक्ट के साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि बजट के साथ, ठीक है। एनुअली विथ रिगार्ड टू द कंट्रीज फिस्कल पॉलिसी। जब कंट्री की फिस्कल पॉलिसी जब हम लाएंगे तो उसके साथ में जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो भी हमें लाना होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हो? देखो, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कुछ नहीं होता। फिस्कल पॉलिसी में का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ में आती है, ओके। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट मैंने बताया कि आपको सर्टेन स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर बात की जाती है। तो वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से और वो क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहला तो है फिस्कल पॉलिसी फिस्कल मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? देखो, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट को हमें सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 ऑफ एफआरबीएम एक्ट के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये है, इसका जो मेन मोटिव क्या है, इसके अंदर हर 3 साल से टारगेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मीडियम टर्म जो 4 टारगेट डिसाइड किए जाएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू और टोटल आउटस्टैंडिंग। तो हर 3 साल से ये जो टारगेट है वो डिसाइड किए जाएंगे और इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि हमारी गवर्नमेंट के जो है वो रेवेन्यू और उसके रेवेन्यू रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर एक सस्टेबल बैलेंस लेके आए, राइट। सस्टेबल बैलेंस लेके आए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारी नेशन के अंदर क्या हो, एक फिस्कल डिसिप्लिन आए। तो वो चीज़ इसमें दी हुई थी। इसके बाद में अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है उसको हम एफआरबीएम एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ है, जो पॉलिसीज़ है, उनको लेकर इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं। जैसे कि टैक्स के लिए हमारी क्या पॉलिसीज़ रहेगी, एक्सपेंडिचर के लिए हमारी क्या पॉलिसीज़ रहेगी, हम अगर किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किन पॉलिसी किस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, कौन से एजम्पशंस के बिहाफ पर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि कैसे जो करंट पॉलिसीज़ हैं वो फिस्कल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में यही दिया हुआ था। इसके बाद में आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में जो है वह एफआरबीएम एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो रूल्स बनते हैं वो
हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ से रिलेटेड बनता है। ठीक है, ग्रोथ जो फैक्टर्स है कंट्री इकोनॉमी के उनसे रिलेटेड, जैसे कि जीडीपी की ग्रोथ कितनी रहनी चाहिए इस टाइम पे, और हमारे जो फिस्कल बैलेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल बैलेंस है वो किस तरह से मतलब कितना होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें दिया होता है। उसके बाद में आखिरी है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्या है, देखो ये है जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 3 ऑफ एफआरबीएम एक्ट के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी हर 3 साल से जो टारगेट है एक्सपेंडिचर को लेकर वो चेंज किए जाते हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं, और साथ ही में जो रिस्क इन एक्सपेंसेस को करने से इन्वॉल्व होने वाला है वो भी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। देखो इनके अंदर जो मैंने आपको सेक्शन बताया, कौन से सेक्शन में किसका कौन से स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद जो है वो दिया गया है सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 ऑफ एफआरबीएम एक्ट। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट दिया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट हमने पढ़ा है सेक्शन 3 सबसेक्शन ऑफ 5 ऑफ एफआरबीएम एक्ट, और जो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। और जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफआरबीएम एक्ट के थ्रू देती है वो किसके थ्रू देती है, वो होता है हमारा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के थ्रू। आई होप आपको ये जो स्टेटमेंट्स है वो भी समझ में आ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इनिशियली 2008-9 तक, मतलब 2003 के अंदर हमें ये एफआरबीएम बिल पास हुआ, 2004 जुलाई के तक आते आते ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब वहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे वो क्या है वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट दिया गया था हमें, उसे हमें मार्च 31, 2009 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करना था, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन था 0.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, आप इसकी डेटा को याद रख लीजिए। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट दिया गया था वो था कि इसे 3% ऑफ जीडीपी तक, मतलब हमारी जो जीडीपी आएगी उसका 3% हिस्सा ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, जो कि टारगेट दिया गया था मार्च 31, 2009 तक के लिए। और जो मिनिमम एनुअल रिडक्शन था वो था 0.3% ऑफ जीडीपी। अब क्या ये टारगेट हमने अचीव किए? तो नहीं, ये टारगेट हमने अचीव नहीं किए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मैनेज टू कट द फिस्कल डेफिसिट टू 2.7% ऑफ जीडीपी एंड रेवेन्यू डेफिसिट टू 1.1% of GDP in the financial year 2007-8. However, the target are not meet. देखो 2007-8 का जो फाइनेंशियल ईयर था तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल डेफिसिट को 2.7% से कम किया था। ठीक है, और जीडीपी जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसे 1.1% से कम किया था, जबकि टारगेट क्या था कि रेवेन्यू डेफिसिट को तो कंप्लीटली एलिमिनेट करना है और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ही होना चाहिए। ठीक है, जबकि उस टाइम पे जो डेफिसिट चल रहा था उसका उन्होंने 2.7% ही कम किया, तो इस वजह से जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो पाए। इसके बाद में 2012 के अंदर एफआरबीएम एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए। ठीक है, और उसके अंदर गवर्नमेंट को एक नए टारगेट दिए गए। उसमें क्या किया गया, रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय मार्च 31, 2015। मार्च 31, 2015 तक हमें रेवेन्यू डेफिसिट को हमारी इकोनॉमी से कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, और जिसके अंदर मिनिमम जो एनुअल रिडक्शन टारगेट था वो क्या था, 0.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, मतलब 0.5% होना चाहिए जीडीपी का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट का क्या रखा गया, फिस्कल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस 3% ऑफ जीडीपी बाय 31 मार्च 2015 एंड द मिनिमम एनुअल रिडक्शन टारगेट वाज 0.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे टारगेट्स हमने 2015 तक अचीव नहीं किए। उसके बाद में 2015 के अंदर फिर से अमेंडमेंट हुआ और उसके अंदर कुछ चेंज आया, और तब हमें टारगेट दिए गए थे वो क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय 31 मार्च ऑफ 2018 एंड द मिनिमम एनुअल रिडक्शन टारगेट वाज 0.5%। देखो आपने देखा होगा कि टारगेट बेसिकली सेम ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, बस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो कुछ फ़र्क आ नहीं रहा था, और फिस्कल डेफिसिट में भी यही था कि 3% तक करना है जीडीपी का, और एनुअल रिडक्शन था 0.3%। लेकिन ये जो
हम अमेंडमेंट करते जा रहे थे वो उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उस वजह से एक कमेटी बनाई गई, एनके सिंह कमेटी, जो कि हमारे एफआरबीएम एक्ट को फिर से रिव्यू कर सकती है। तो ये जो कमेटी है वो मई 2016 के अंदर बनाई गई ताकि ये एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करे। तो कमेटी रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टारगेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी इन ईयर ऑफ अप टू 31 मार्च 2020, cut it to 2.8% in 2020-21 and 2.5% by 2023। अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने बताया, देखो मैं ये चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, मतलब उसने ऊपर ऊपर से क्या बोला वो क्या था। तो देखो उन्होंने कहा कि आप मार्च 31 2020 तक, ठीक है, क्या कीजिए, इसको 3% से कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसे जो था वो टारगेट था, उसे उन्होंने क्या कर दिया कि आप 2.8% तक कम कर लीजिए, ठीक है। आप 3% तक नहीं ला सकते, 2.8 तक कीजिए, ठीक है। इसी के साथ अब जो मेन रिकमेंडेशन एफआरबीएम एक्ट के लेकर इस कमेटी ने दिए थे वो क्या थे, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो उन्होंने जो टारगेट डिसाइड किया, जो गवर्नमेंट मतलब रिकमेंडेशन मेड किया कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इतना होना चाहिए। तो क्या था, द रिव्यू कमेटी एडवोकेट फॉर द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% टू बी टारगेटेड विद द 40% लिमिट फॉर द सेंटर एंड 20% लिमिट फॉर द स्टेट। उन्होंने कहा कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, उसके अंदर भी 40% जो स्टेट का होगा, सॉरी सेंट्रल का होगा, और 20% होगा जो वो होगा हमारा सेंटर का और सॉरी स्टेट का, ठीक है। 40% से तो सेंटर का लिमिट कर दिया गया और 20% के स्टेट के लिए लिमिट कर दिया है। इसके अंदर फिर रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट दिया गया था वो था, वो उन्होंने कहा कि 0.8% तक आप रिड्यूस कीजिए, 0.8% ऑफ जीडीपी तक आप 2023 के मार्च 31 तक आप रेवेन्यू डेफिसिट को इतना कम कर दीजिए, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन था 0.5% ऑफ जीडीपी। फिर उन्होंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट को आप 2.5% से रिड्यूस कीजिए, ठीक है, वो भी मार्च 2023 तक, और मिनिमम जो एनुअल रिडक्शन था वो टारगेट था 0.3% ऑफ जीडीपी। देखो मेन चीज़ क्या है, आपको इसके अंदर डेटा याद रखना होगा कि एनके सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसके अंदर जो टारगेट था, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या था, कब तक अचीव करना था, ये डेटा आपको याद रखना होगा। ओके, इसके बाद में आखिरी टॉपिक इस वीडियो का वो क्या था, एस्केप क्लॉज इन द एफआरबीएम एक्ट। अब एस्केप मतलब आप समझते हैं कि बचना, भागना, तो एफआरबीएम एक्ट के अंदर एक एस्केप क्लोज भी दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, देखो एस्केप क्लोज रेफर्स टू द सिचुएशन अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्लेक्सिबली फॉलो फिस्कल डेफिसिट टैरिफ ड्यूरिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। दिस टर्मिनोलॉजी वाज इन्वर्टेड बाय द एनके सिंह कमेटी ऑन एफआरबीएम एक्ट। एस्केप क्लोज बनाया गया, देखो जब एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी तो उसके अंदर, उससे पहले ये एस्केप क्लोज एफआरबीएम एक्ट में नहीं था। उसके अंदर उससे पहले क्या था कि आपको ये टारगेट पूरे के पूरे करने हैं, अचीव करने हैं, ठीक है, मतलब एक प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे जो कंडीशंस है वो फेवरेबल ही हो, ठीक है। तब उन्होंने एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि एफआरबीएम एक्ट के अंदर एक एस्केप क्लोज होना चाहिए, जो ये रेफर करता है ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसे फ्लेक्सिबली फॉलो कर सकती है, मतलब उसे कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप फिस्कल टारगेट को अचीव ना कर पाए, ठीक है। लेकिन ये जो क्लोज है वो आप तभी यूज़ कर पाओगे जब कुछ एसेंशियल, मतलब सॉरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाए, जैसे कि अभी कोविड का टाइम है, ठीक है। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, एक क्राइसिस है हमारे लिए। तो इस टाइम के लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि अपना खर्चा कम करे, अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रख के चले, चाहे लोग मरे तो मरे, नहीं। इस सर्कमस्टांसेस में अगर फिस्कल डेफिसिट हाई हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये टारगेट को एक्सीड करने की ये जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो एस्केप क्लोज है वो परमिशन देता है। तो ये था पूरा एफआरबीएम एक्ट, कहाँ से मतलब क्यों बना, किस तरह से इसे लाया गया, किसने लाया, यशवंत सिन्हा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंट करने के बाद में जब उन्होंने ये जो रिप्रेजेंट किया तो भी इसे इम्प्लीमेंट करने के अंदर हमें जुलाई के 2004 तक का टाइम लग गया। तो ये सब हमने आज एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको वीडियो
के अंदर FRBM एक्ट जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।